Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. अब G20 समिट पॉसिबली सितंबर की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ में से एक है और बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस समिट के बारे में जानना, इसके अंदर कुछ जो इम्पॉर्टेंट आउटकम्स निकले हैं उसके बारे में पता होना एंड साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इंडिया ने इसको होस्ट किया, क्यों ये समिट इतना ज़रूरी माना जा रहा है, क्यों इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक ट्रायम्फेंट इवेंट इसको माना जा रहा है, उसे भी हमें एनालाइज करना ज़रूरी है। एंड इसी लेक्चर में हम वेरी क्विकली इन्हीं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। Now, before we move on towards discussing the importance of the summit, it is very important to understand the importance of G20 as an organization. अब हमें पता है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमने बहुत सारी ग्रुपिंग्स, बहुत सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको देखा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सरवाइव करके रही हैं, काफ़ी साल दर साल अपनी इम्पोर्टेंस बनाती गई हैं एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मोरिबंड होती जा रही हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क्स जैसे कि रेज किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंस ऑफ से नैम टुडे और इवन सार्क की रेलेवेंस व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया आज। अब G20 जो है पॉसिबली कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के अंदर, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक सबसे क्रिटिकल बॉडी की तरह देखी जाती है। अब G20 का जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन हुआ था 1999 में, राइट। अ कस्प ऑफ ह्यूज चेंज जो कि विटनेस किया जा रहा था अक्रॉस द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी। क्यों? अब G20 बेसिकली आया था इन रिस्पॉन्स टू 1997-98 की जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थे। बेसिकली अब with the advent of neoliberal economy, with the advent of the policies of structural adjustment program, the focus जो कि export oriented economic policy पे डाला जा रहा था, उसके चलते हुए साउथ ईस्ट एशिया में टाइगर इकोनॉमीज या मिरेकल इकोनॉमीज निकल के आई थी। However, 97-98 में एक gloomy, depressing phase of financial crisis in miracle economies को witness करना पड़ा। And therefore, to ensure that in the future ऐसे circumstances दोबारा rise ना हो, एक informal platform की तरह G20 को envisage किया गया था। And that is why, because the root जो origin है इस body का that lay in a financial crisis, तो जो initial platform था वो भी platform निकल के आया basically finance ministers and central bank governors के लिए, दोनों ही developed and developing economies से, ताकि ये better coordinate कर सके to prevent any such crisis in the future। अब हमने देखा डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज अटेम्प्ट्स फ्यूचर में भी हमने ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस विटनेस किए हैं, मोस्ट प्रोमिनेंटली अमंग देम बीइंग द 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट। तो इसी के बाद से ये देखा गया कि G20 नाउ कैन नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू द फाइनेंस मिनिस्टर्स और द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। जो हाईएस्ट लीडरशिप है, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्हें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है एंड देयरफॉर नाउ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ मेंबर कंट्रीज जो है वो भी इनके अंदर जो है इनके काम के अंदर इन्वॉल्व हो गए। नाउ व्हेन वी लुक एट द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20, ये रोटेशन बेसिस पे जो है आगे रखी जाती है और इसको हम एक ट्रोइका सिस्टम की तरह देखते हैं। ट्रोइका का मतलब क्या है? तीन, राइट। तिगड़ी के अंदर ये चलती है, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो करंट होस्ट है, जो प्रीवियस होस्ट रहे हैं एंड जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री रहेगी। 2022 में इंडिया ने टेक ओवर किया G20 की प्रेसिडेंसी को फ्रॉम द प्रीवियस होस्ट दैट वाज इंडोनेशिया एंड आगे जो नया मेंबर आएंगे, जो नए होस्ट होंगे वो होंगे ब्राज़ील, ठीक है। तो ये अब कंटेम्प्रेरी जो हमारी G20 है उसका ये ट्रोइका है। Now, very importantly here again, one thing that you have to understand is that the success of the G20 also lies in the multi-track diplomacy framework that the G20 has adopted, right? तो multi-track diplomacy की हम बात करते हैं, track 1 की, track 2 की, है ना, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। मल्टीलैटरल फॉर्मेट में G20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी।
अब पहला ट्रैक तो जो ऑब्वियसली ओरिजिन से ही जुड़ा है, विच इज़ द फाइनेंस ट्रैक, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है वो यहाँ पे मिलते हैं एटलीस्ट 4 times एनुअली टू डिस्कस फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इश्यूज को लेके, फाइनेंशियल रेगुलेशन को लेके, इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम को लेके, और एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स करने के लिए टू द प्रॉब्लम्स जो कि ये एरियाज विटनेस कर रहे हैं. The second and the more intergovernmental format is the Sherpa track, जो कि 2008 onwards establish किया गया था, जब G20 सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर से हट के एक लीडर समिट की तरह कंसीव किया गया, जहाँ पे अब जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं वो भी आके मिलते हैं, नॉट जस्ट टू डिस्कस द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इश्यूज बट ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स, जो कि ग्लोबल कंसर्न्स भी हैं. ठीक है, ग्लोबल कंसर्न्स है, सारी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्लूडिंग अप एंड कमिंग इश्यूज लाइक डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, ट्रेड, एजुकेशन एट्सेट्रा. Last but not the least, they have also understood the importance of increasing track 2 and track 3 diplomacy, जिसके लिए engagement groups को भी इनका हिस्सा बनाया गया है, which includes non-governmental participants also, such as Business 20, the Civil 20, Startup 20, जहाँ पे इन स्पेसिफिक एरियाज के जो प्राइवेट प्लेयर्स या सिविल सोसाइटी के प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है. अब 9 से 10 सितंबर के अंदर 18वां 2023 में 18th G20 समिट जो है, दिस वाज हेल्ड एट द भारत मंडप, जो कि दिल्ली के अंदर रखा गया अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द थीम ऑफ द समिट वाज वसुधैव कुटुंबकम, स्टैंडिंग फॉर द ब्रॉडर आइडिया, जो कि इंडिया हमेशा ही ना ही सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी में बट इन द वे दैट इट वांट्स टू शेप द ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑल्सो, इसी प्रिंसिपल के साथ वो आगे बढ़ता है, विच इज़ द आइडिया ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. जहाँ पे इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म मैसिव क्राइसिस विटनेस कर रहा है, राइट, एक बहुत बड़ा क्राइसिस विटनेस कर रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, जिसके चलते हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस की एक जो लेजिटिमेसी थी उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रेजेंट हेजेमन था वो बहुत ज़रूरी था. अब जैसे जैसे यूएस डिक्लाइन कर रहा है, इसके साथ एसोसिएटेड जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूएन हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, वो क्राइसिस विटनेस कर रहे हैं. अब इंडिया का मानना है कि अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेट पावर राइवलरी के बाद जिस रिप्लेसिंग वन हेजेमन विद द अदर इज नॉट गोइंग टू वर्क. What is going to be witnessed is a more multilateral, a more multipolar world. And therefore, ऐसी वर्ल्ड के अंदर एक पीस हार्मनी सस्टेन करने के लिए मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज़ का होना ज़रूरी है, जो कि ट्रस्ट बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग को एनेबल कर सके. और ऐसी ही एक बॉडी कौन सी है? ये है G20 की. Now, importantly, G20 के मेंबर्स के अलावा इंडिया ने इनवाइट किए ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और भी मेंबर्स, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, देन कुछ जो है यूरोप से, जैसे कि स्पेन, नीदरलैंड्स, देन नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एज वेल एज UAE. इसी के अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है G20 के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं एज गेस्ट्स, राइट. और कुछ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रेगुलर पार्टिसिपेशन जो है इंश्योर करती हैं, इंक्लूडिंग द AU एंड द ASEAN. हाउएवर, अगर हम फॉर्मल मेंबर्स की बात करें तो फॉर्मल मेंबरशिप में एक ही ऐसी बॉडी है विच इज EU. However, the 18th summit, as we all know, was very important because अब global south का जो African Union है, that also came up to be a permanent member of the G20. तो ये 21st member बन गया है of the G20. Now, another important area जो कि ज़रूरी हो जाता है. Now, this might seem extremely factual, but ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी आंसर के लिए, कि क्या मेन एरियाज थे जिसके अंदर समिट ने फोकस किया. Now, obviously G20 के तहत इंडिया जो है
ग्लोबल कॉमन्स के लिए तो अपने एफर्ट्स बढ़ाना ही चाहता था, बट साथ ही में ऑल्सो वॉन्टेड टू डिपिक्ट इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडिंग पावर. एंड देयरफॉर, है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर वी अंडरस्टैंड दैट देयर विल नेवर बी अ सिचुएशन जहां पे ऑल कंट्रीज अग्री विद एवरीवन ऑन एवरीथिंग, है ना. तभी हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म जैसी अप्रोचेस की, न्यू फंक्शनलिज्म जैसी अप्रोचेस की, कि भैया एटलीस्ट जहां पे कोऑपरेशन पॉसिबल है वहां पे तो की जाए. और ऐसी ही एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, एक श्रूड लीडरशिप इंडिया ने भी दिखाई बाय बिल्डिंग ऑन सर्टेन फोकस एरियाज इन द समिट. Now the first focus area obviously जो कि ग्लोबल साउथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ द एरिया ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ. ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर कंसर्न क्या है कि देखिए, अगर हम चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए इफेक्टिव एक्शन लेना तो ज़रूरी है क्रेडिबल सोर्स, क्रेडिबल रिसोर्सेज, बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इम्पार्ट की जाए डेवलपिंग कंट्रीज को. एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस जो हैं आर अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग द सेम. इसी के साथ साथ अपनी एक इंडिजिनस नॉलेज एंड कल्चर पे डेवलप करते हुए इंडिया ने इनकरेज किया द लाइफ मूवमेंट, जो कि कहता है कि सिर्फ टॉप डाउन ही नहीं बल्कि एक बॉटम अप अप्रोच बिल्ड करना ज़रूरी है. और ये बॉटम अप अप्रोच कैसे आएगी? जब हम इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस जो हैं उनको इनकरेज करेंगे लोगों के बीच में. तो इंडिया ने अपने ही कुछ सस्टेनेबल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से ये सीख के इस लाइफ मूवमेंट को नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर अक्रॉस द वर्ल्ड प्रमोट करने की बात की है. Then very importantly is the idea of accelerated, inclusive and resilient growth. Right? So the idea isn't just to promote economic growth, but ये growth के जो outcomes हैं वो किस तरह के, speedy तो होनी ही चाहिए, but it should also bring benefit to not just a small amount of elite people, बट इन फैक्ट इसके बेनिफिट्स जो है ट्रिकल डाउन करे टू द मासेस एट लार्ज. उनके वेलफेयर को इंश्योर करें, उनकी इनकम जनरेशन को इंश्योर करें, उनकी स्किल डेवलपमेंट जो है उसे इंश्योर करें, एंड साथ ही में ये रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल हो. राइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ताकि नॉट जस्ट द प्रेजेंट जनरेशंस बट द फ्यूचर जनरेशंस कैन ऑल्सो रीप द बेनिफिट्स ऑफ द सेम. देन ऑब्वियसली इसी के थ्रू जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके ऊपर प्रोग्रेस पाना जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया ऑफ द G20 समिट. देन टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंक्रीजिंगली समझ में आ रहा है किस तरह से अगर आज की डे एंड एज में हमने सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ऐसी चीज़ों की बात करनी है, ग्रोथ की बात करनी है, टेक के बिना, डिजिटल एक्सेस के बिना दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो जैसे जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, आज टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट होना, आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं, ये भी क्यों पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके किस तरह से जो डिफरेंस है बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस एंड दोज हु डोंट हैव एक्सेस टू सच फीचर्स, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है टू इंश्योर से access to agricultural practices, education, health practices, ये सब पे भी फोकस किया गया. Then obviously another focus area was the need to bring about reform. कि अगर हम चाहते हैं कि multilateral institutions जो है rather than being receded to the bin of history आज भी उतनी important रहे, तो ज़रूरी है that these institutions keep up with time. And how can they keep up with time? By bringing in रिफॉर्म्स. तो यूएनएससी पर्टिकुलरली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रिफॉर्म की बात की गई. साथ ही साथ में विमेन लेड डेवलपमेंट, जहाँ पे अगर हमने रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है तो विमेन को इससे हटाया नहीं जा सकता बल्कि उनको इक्वल पार्टिसिपेंट्स जो है बनाना ज़रूरी है. अब इंडिया के लिए ऑब्वियसली दिस इंटायर समिट वाज इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ये एक बहुत ज़रूरी माइलस्टोन की तरह निकल के आया टू प्रेजेंट, जैसे कि मैंने पहली बात की है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, है ना. फॉरेन पॉलिसी में बात कर रहे हैं कि अब हम स्विंग पावर नहीं बल्कि लीडिंग पावर बनना चाहते हैं. बट वर्ल्ड को कैसे प्रूव करें? इंटरनली तो हम जो मर्जी बोल लें, बट जब तक बाकी कंट्रीज नहीं मानती दैट येस इंडिया इज अ लीडिंग पावर, तब तक इट इजंट सब्सटैंशिएटेड. And therefore this summit was the opportune movement for India to prove the same.
एंड इसी के चलते हुए इंडिया ने द वे इट वाज एबल टू एंश्योर द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इन द आफ्टरमाथ ऑफ द G20 समिट, ये इंडिया की इसी फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को टैकल किया है और इस समिट के अंदर डिस्पाइट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ चीज़ों को ये कॉन्क्रीट तरीके से अचीव कर पाए हैं, दैट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यूक्रेन, अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, यहाँ पे देयर वाज अ स्लाइट डाइल्यूशन इन द पोजीशन टेकन बाय यूएस एंड ईयू, जहाँ पे जो एक्सट्रीम एंटी रशिया पोजीशन थी उसे डाइल्यूट कर दिया गया। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस बनाया गया, ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे, मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग एंड रिफॉर्म पे, इंटरनेशनल टैक्सेशन, एआई पे, राइट। इन सब के अंदर इंडिया ने, अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि आपको आंसर्स में डालने चाहिए, इंडिया ने क्या इनकरेज करने की कोशिश की थ्रू दिस फॉर्मेट, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस को, राइट। तो मतलब जीरो सम गेम की जगह इंडिया ने किस अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने की कोशिश की है, एक सम गेम को प्रमोट करने की कोशिश की है, particularly which favors the well-being of the global south via the G20 platform. अब इंडिया के लिए ये एक और तरीके से भी ज़रूरी हो गया था, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया गया, विच इज़ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब इसके मेंबर्स इंक्लूड करते हैं इंडिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन। एंड यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इसको एक मैसिव अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। नाउ द प्रोजेक्ट रियलाइजेस कि देखिए वर्ल्ड के जो 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, दैट इज एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अमेरिका, इनके बीच में कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड देयरफॉर पहले बाय इंश्योरिंग एशिया, पर्टिकुलरली साउथ एशिया की कनेक्टिविटी विद मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, एंड देन ओवर टाइम दिस विल बी एक्सटेंडेड टू यूरोप एंड देन इवेंचुअली टू द अमेरिकाज। इसके थ्रू ये इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी को फॉस्टर करना चाहते हैं। Now this is being seen as a golden opportunity, right? जो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल मूवमेंट ऑफर करता है इंडिया को टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ काउंटर वेट टू द चाइनीज हेफ्ट। साथ ही साथ में ये इंडिया का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो कि अब इंडिया प्ले करना चाहता है अपनी डेवलपमेंट एज वेल एज ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट में, उसको भी दर्शाता है। इसी के साथ साथ संजीव मिगलानी ने ये पॉइंट आउट किया दैट दिस कैन आल्सो बी सीन एज द वेस्ट, पर्टिकुलरली यूएस's रिप्लाई टू काउंटरिंग चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन द ग्लोबल साउथ अंडर द एजिस ऑफ द G20. However, while this project is ambitious, extremely well timed, and importantly focusing on certain extremely significant geopolitical areas of the world, अभी भी इसको लेके क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन करेगा, राइट? क्या कंट्रीज कंट्रीब्यूशन डालेंगी, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीख की जाएगी, क्या मल्टीलेटरल कंट्रीब्यूशंस आएंगी? दिस हैजंट बीन टॉक्ड अबाउट। साथ ही में अभी भी देयर इज अ टाइम फ्रेम विच इज मिसिंग। कब तक ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं डेवलप किए जाएंगे, किस तरह से किए जाएंगे, क्या से बायलेटरल मेजर्स होंगे, किस तरह से होंगे, ऑल ऑफ दिस इज येट टू बी decided. Now, another very significant development which was undertaken was the membership of the African Union, जो कि अब एक permanent member बन गया है, the 21st member of the G20, right? And अब इसके पास same status होगा as the global north की regional organization, that is European Union, right? तो पहले जो ये invited international organization था, अब इससे क्या बन गया है, permanent participant. Now importantly this was a great win for India, right? आप इसको particularly ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब ब्रिक्स की एक्सपेंशन को लेके चाइना ने काफ़ी ज़्यादा आर्म ट्विस्ट किया इंडिया एंड ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ को। हाउएवर G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके इंडिया ने अपने लिए तो नाम कमा ही लिया है, साथ ही में अफ्रीका के अंदर भी और गुडविल एंड सपोर्ट भी जनरेट कर लिया है, राइट? साथ ही में इंडिया का जो एक एजेंडा है
of ensuring global multilateral forum की attention, greater attention on global south and particularly Africa, because Africa बहुत बार यही complain करता है that not only are we underrepresented as members but we are also underrepresented in the agenda. Now यहाँ पे इंडिया ने अपने आप को as a all weather ally prove कर दिया है for Africa. तो इसीलिए ये इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. किस लिए? पहली चीज़ ये सॉलिडिफाई करता है इंडिया का स्टेटस एज अ की प्लेयर, नॉट जस्ट इन द रीजन बट इन फैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज. सेकेंडली, अफ्रीका एंड इंडिया की जो एक नेचुरल पार्टनरशिप बनती जा रही है उसको और ग्रेटर डेप्थ तक ले जाने के लिए ये एक क्रेडिबल रोल प्ले करेगा. Then very importantly within the G20 also that this adds to a greater heft for India given the kind of support जो कि India AU से achieve कर पाएगा by further cooperation with this entire body. Then importantly it also presents a unique opportunity India के लिए to create a more diverse and representative platform. Right? Specifically again आप comparison draw कर सकते हैं. ब्रिक्स के अंदर अगर इंडिया को डर है of रशिया एंड चाइना की डोमिनेंस, हाउ कैन दिस बी काउंटर्ड? काउंटर फोरम क्या है? G20 का. इनफैक्ट जिम ओनील जिन्होंने कॉइन ही किया था ब्रिक्स, उन्होंने ही क्या बोल दिया that rather than BRICS today, G20 is a far more credible, legitimate, inclusive and representative forum. Right? तो इसके लिए भी इंडिया के पास बेनिफिट है. ठीक है. Then very importantly it also adds momentum to push for a more inclusive G20 जिसके थ्रू एक more inclusive world order को भी encourage किया जा सकता है. Now while African Union will also benefit great advantages by having a say and representation in G20 and so will be the case for India, there are also certain challenges. समीर भट्टाचार्य इसी को पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए अफ्रीकन यूनियन को अभी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि क्या इनके पास इतनी रेडीनेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस, फाइनेंशियल रेडीनेस, डिप्लोमेटिक रेडीनेस है कि वो ढंग से एडवांटेज अपना पाएंगे, उठा पाएंगे ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फोरम लाइक G20. Now apart from this G20 समिट के तहत क्लाइमेट चेंज को लेके भी जो है कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई. पहली चीज़ तो G20 के मेंबर्स ने अग्री किया ऑन द ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली, जिसको ये इंक्रीज करना चाहते हैं. जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको ये ट्रिपल करना चाहते हैं 2030 तक. साथ ही में इन्होंने अग्रीमेंट किया टू फेज डाउन जो अनअबेटेड कोल पावर का यूजेज है. However, इन्होंने कोई क्रेडिबल गोल्स जो है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन उसको सेट नहीं किया, इवन दो IPCC एंड हमारा जो COP27 है उसी के तहत जो कुछ आइडियाज़ आगे रखे गए हैं इंक्लूडिंग लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसी के ऊपर इन्होंने भी अग्री किया. बट साथ ही में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने ये भी एक्नॉलेज किया कि अगर हम इस लिमिट तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं, this will require a 43% reduction in greenhouse gases by 2030 as compared to the 2019 levels. But the problem remains that how do you do this? That hasn't been talked about, right? Because countries will have to bring about changes in existing policies and will have to come up with more ambitious targets if they want this goal to be achieved. साथ ही में डेक्लेरेशन ने अंडरलाइन किया that $4 trillion a year would be required for ensuring green energy transition for the developing countries. But how do you ensure this fund? This again remains unanswered. अब इसके अलावा एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसे क्रिएट किया गया है मेंबर कंट्रीज द्वारा, जिसके थ्रू ये सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को इनकरेज करेंगी, अडॉप्शन को जो है इनकरेज करेंगी एंड साथ ही में होप करेंगी टू इस्टेब्लिश रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन जिनके थ्रू इन सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को अक्रॉस कंट्रीज इनकरेज किया जा सके. Now, while the summit obviously has brought about certain massive goals, right, कुछ important steps जो है इन्होंने आगे लिए हैं, representation को बढ़ाया है, global power rivalry के अंदर कुछ mediation लाने की कोशिश की है, there remain numerous challenges still.
सबसे पहले डॉक्टर सी वाजपेयी जो है पॉइंट आउट करती हैं कि देखिए सबसे पहले तो वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेट पावर राइवलरी है, हम बात कर रहे हैं द राइज ऑफ कोल्ड वॉर की या न्यू कोल्ड वॉर की या कोल्ड वॉर 2.0 की, राइट, इसके चलते हुए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अग्रीमेंट, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट इंश्योर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आप डेक्लेरेशंस जितनी मर्जी साइन कर लीजिए, बट जब तक ये एक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होती तब तक दीज विल जस्ट रिमेन पेपर टाइगर्स। Then very importantly, Shruti Jain has also highlighted that when it comes to G20, शायद G20 के पास अभी भी उतनी legitimacy, एक global heft नहीं है to be able to address global challenges. And particularly its ability to respond to such challenges in the aftermath of the pandemic and the Russia-Ukraine conflict, ये और ज़्यादा कम हो गई है given the internal faults जो कि grouping के अंदर देखने को मिल रही है। Now Mariana Larionova ने भी these are, आप कोट कर सकते हैं CFR जैसे पेपर्स, प्रोजेक्ट, सिंडिकेट, राइट, जहाँ पे ये पॉइंट्स आगे रखे गए, नहीं तो अगर आपको नाम भी नहीं याद रहते आप बस इन पेपर्स के नाम लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए कंसेंसस रीच कर पाना और न्यूमरस कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग इश्यूज जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की इंटरेस्ट लाइज इन कम्प्लीटली डिफरेंट सोल्यूशंस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट कर पाना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। साथ ही में व्हेन वी लुक एट G20 एज अ बॉडी, यहाँ पे लाइक माइंडेडनेस बहुत लिमिटेड है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कई कंट्रीज डेमोक्रेसीज है, कुछ अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं, राइट, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, हर चीज़ के अंदर जो है मैसिव डिफरेंसेस है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंट है जो ट्रू पर्पस था, ये कहती है G20 का मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी था, उससे हट के अभी रिफॉर्म की तरफ बढ़ गया है। एंड वी डोंट रियली नो इफ G20 हैज़ द रिक्विजिट एक्सपर्टीज और द हेफ्ट टू बी एबल टू इंश्योर द सेम। साथ ही में ब्रैडफर्ड ने भी क्वेश्चन किया है G20 की वीक इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को, जहाँ पे उन्होंने बोला दैट ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मेनी G20 कमिटमेंट्स जो कि पेपर पे तो साइन किए गए हैं बट एक्चुअलिटी में नथिंग हैज़ हैपेंड बिकॉज कॉम्प्लायंस जो है कम्प्लीटली वॉलंटरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुआकेता पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए G20 के अंदर भी डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर सीइंग ग्लोबल साउथ की पावर्स आ गई हैं, एमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट, आज भी जो डोमिनेंस है, जो से है, जो लीडरशिप है वेस्टर्न पावर्स की, वो प्रिवेल करती है स्पेशली US की। देयरफॉर विद इन द G20 ग्लोबल साउथ की वॉइस को बढ़ाना, उसको और हेफ्ट देना और से दे पाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। While steps are being taken on this regard, there is still a long way to go before G20 जो है एक pre-eminent body की तरह emerge हो सकती है। आज भी prominent है, but क्या सबसे ज़्यादा pre-eminent है global sphere पे? That still remains a matter of